हाँ, तुम लोग चंट हो ना, तो हमें तुम्हारे साथ चंट बनना पड़ता है। वरुण हाय, देखो ये इज्जत है, वो हाय भी नहीं कर रहा है। हाय लगेगी तुझे मेरी नालायक। चलो आओ भाई, अगली क्लास कर रहे हैं हम लोग। कौन सी क्लास? नंबर 6 करेंगे हम लोग आज। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करनी है मुझे, जरा सुनिएगा। एक शब्द होता है क्या? कंज्यूमेबल स्टोर्स। सुन लेना पहले ये होता क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब क्या आइटम्स हैं? तेल, हाँ ठीक है। ग्रीस यूज होती है मशीनों में, है ना। ये ऑयल्स हैं। ये सब बेसिकली क्यों होते हैं? आपकी मशीनरी वगैरह जो होती है उनको रनिंग कैपेसिटी, उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी रनिंग स्मूथ बनाने के लिए, ताकि वो बार बार रुके ना। हाँ या ना? तो इन्हें बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स विद रेफरेंस टू फैक्ट्री। ये ऐसे कंज्यूमेबल स्टोर हैं जो कहां यूज होते हैं? फैक्ट्री के अंदर। उसके अलावा अगर मैं एक ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस के अंदर क्या यूज होता है? स्टेशनरी। तो ये भी कंज्यूमेबल आइटम के अंदर आता है। तो कंज्यूमेबल डिपेंड करता है कि किस एरिया में यूज हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपने वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूज होती हैं, जैसे कि हैंड वॉश, पानी, है ना। तो जो चीजें वहां यूज हो रही है वो वॉशरूम वाले कंज्यूमेबल आइटम है। तो कंज्यूमेबल आइटम अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं। क्लियर है? हाँ, अभी तुम इसके बारे में पढ़ भी लेना। चलो ऐसा करो, पहले इसको पढ़ लो जरा एक बार क्या लिखा हुआ है, फिर इसका ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है। समझ आया? अब सुनो जरा, अगर मैं इनकी बात करूं, जब हम इन्हें खरीदते होंगे तो एंट्री क्या डलती होगी? हाँ, ही इज राइट, कह रहा है ये डेबिट। बताओ क्या डेबिट होगा? हाँ, ऑयल, गैस, फ्यूल, जो भी आप इसे नाम दे रहे हैं, टू कैश। मान लो आपने ये 100 रुपए के खरीदे। अच्छा, उसके बाद ये यहां पर आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो यहाँ आएंगे। पर हमें जो ट्रीटमेंट सीखना है वो किसके लिए सीखना है? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो जब भी ये कंज्यूमेबल आइटम हमें दिए जाते हैं, जब हम इन्हें यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करते टाइम पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपने अभी तो पढ़ा है, सच आइटम्स आर ट्रीटेड एज एट द टाइम ऑफ परचेज। जब खरीदते हैं तो हम इन्हें खर्चा मान लेते हैं। आइटम्स लेफ्ट अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर आर ट्रीटेड एज एसेट्स। जैसे मान लो अपने 100 रुपए के खरीदे थे, अब 100 रुपए में से जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे यूज हो गए होंगे, तो जो यूज हो गए हैं तो वो तो यहां पर चले जाएंगे। डिपेंड करेगा किस टाइप के हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाले आइटम है तो ये वाले आइटम फैक्ट्री में यूज होते हैं, फैक्ट्री के खर्चे कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग में। और अगर भी ये वाले आइटम है स्टेशनरी जैसे, तो ये कहाँ जाएंगे? P&L में। तो मैं किसी एक का समझा रहा हूँ, सेम ट्रीटमेंट दूसरे का है। हाँ, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। अब ये सारे आइटम फैक्ट्री के हैं। अब मान लो 100 में से आपने जो यूज कर लिया है, 60 रुपए के आपने यूज कर लिए हैं, तो वो यहाँ चले जाएंगे टू ऑयल, गैस, फ्यूल। और जो बच गए हैं ऑयल, गैस, फ्यूल, 40 रुपए के यहाँ चले जाएंगे। स्टेशनरी की सेम ट्रीटमेंट है, जो आपने खरीदी थी उसमें से यहां पर जो बच गई है वो कहां जाएगी, और जो यूज हो गई है वो कहां जाएगी? P&L के अंदर। सही है ना? चलो जरा, समर्थ बड़ा खुश हो रहा है। लूज टूल्स, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, याद है कि भूल गए? हाँ, लूज टूल्स जब हम खरीदते हैं उसके बाद हम यहां जाकर उन्हें क्या करते हैं?
रीवैल्यू, यस। मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ, जब हमने ये खरीदे थे तो हमने एंट्री डाली होगी लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो आपने 1000 रुपीज़ के खरीदे, फिर जब आप यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ जाकर आपने उन्हें रीवैल्यू किया, और आज उनकी जो वैल्यू निकल के आई है वो मान लो आई है कितनी, 400। तो 600 के कहाँ गए, खराब हो गए या खो गए, हाँ या ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बताओ, इसको 600 रुपये से क्रेडिट कर देंगे टू लूज टूल्स 600, और डेबिट क्या करेंगे, लूज टूल्स कंज्यूम्ड, डेबिट होगा कितने से। अब तुम बताओ लूज टूल्स बचे कितने के, तो वो तो बैलेंस शीट में आ गए, और यहाँ लिखेंगे टू कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स, कितने का, 600 रुपये का, जो खर्चा बन गया हमारे लिए। ऐसा ही एक और होता है क्या, स्पेयर पार्ट्स। पहले जरा इसके बारे में पढ़ो, क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये वैसे क्यों रखे जाते हैं बताओ। हाँ, मशीन में लगते हैं जनरली। क्यों रखे जाते हैं स्पेयर पार्ट्स, इसी से पता चल रहा होगा। स्पेयर, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा। देखो जैसे कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये मेरे बोर्ड का पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, पर मेरे पास एक और एक्स्ट्रा है। अबे अगर एक खो गया तो क्या मैं उसी टाइम पर किसी बच्चे को भेजूँ मार्केट, जब ये पेन ले आ फिर दोबारा क्लास शुरू करेंगे, तो इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं ना। तो ऐसा तो बहुत सारी चीज़ों में करते हैं हम लोग, करते हैं नहीं करते हैं। तो एक्स्ट्रा क्यों रखे जाते हैं, ताकि मेरा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, मेरे बिजनेस का जो प्रोसेस है, माल खरीदना, बनाना, बेचना, मेरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मेरा रुके ना, इसीलिए चीज़ें एक्स्ट्रा रखी जाती हैं। सुनना ज़रा, हाँ जी, एज द नेम सजेस्ट इट रेफर्स टू एडिशनल या एक्स्ट्रा टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डिनरी यूज, नॉर्मल यूज, ठीक है। इट प्योरली मीन्स एन आइटम केप्ट एज स्टैंड बाय इन केस ऑफ, इन केस, हाँ जी, अनदर आइटम ऑफ द सेम टाइप इज लॉस्ट, खो जाए, टूट जाए या खराब हो जाए। These are purchased for the purpose of reducing the idle time of machineries and other processes like backup engines are kept for machinery। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। These are parts of the machinery, or you can say that machinery spare parts, एक ही बात है। Spare parts are covered in both accounting standard 2 and accounting standard 10 fixed assets। आप इसके अंदर ज़्यादा मत घुसिएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। जितना मैं बताऊं खाली उतना सुनना, और आगे पढ़ो ज़रा। इफ द स्पेयर पार्ट्स आर ऑफ रेगुलर यूज लाइक मोल्ड्स और डाइज, आपको पता है क्या होता है मोल्ड्स और डाइज? अबे मोल्ड्स और डाई किसी भी चीज़ की शेप बनाने के लिए वो हम वो नहीं बनवाते, चॉकलेट, यस यू आर राइट, हाँ ये भी सही है, चॉकलेट भी बनवाते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी बनती है ना, तो ज्वेलरी का जो डिज़ाइन है, ऐसा थोड़ी है कोई उसको बैठ के ठोका पीटी करेगा, उसके पहले से डिज़ाइन बने होते हैं, वो लिक्विड गोल्ड होता है। हाँ हाँ, आप लोगों ने कभी वो देखे, वो एल्यूमिनियम के वो बर्तन बनाने वाले आते हैं, जो वो उसको लिक्विड बनाते हैं, उसके एक शेप के अंदर डालते हैं, उसकी शेप वैसे ही बन के आ जाती है। कभी नहीं देखा है ऐसे काम, हमको देखते ही नहीं, हम तो सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं। चलो क्या ठीक है, आओ। हाँ जी, इफ द स्पेयर पार्ट्स आर ऑफ रेगुलर यूज लाइक मोल्ड्स एंड विच कैन नॉट बी यूज्ड वंस टेकन आउट, और इट नीड टू बी चेंज्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें एक बार लगा दिया, उसके बाद दोबारा निकाला तो वो फिर ज़्यादा किसी यूज़ की रहती नहीं है, और उन्हें बार बार चेंज भी करना पड़ता है। रीज़न, अबे क्योंकि अगर जैसे मान लो आप कोई ऐसा डाई है, उसमें आपने बहुत सारे आइटम बना लिए, इसके आगे आप और आइटम बना रहे हो ना, तो वो आइटम खराब बन रहा है। नहीं समझे मेरी बात को?
समझ रहे हो कुछ? कभी ऐसा हुआ है? नहीं? कोई ऐसा एग्जाम्पल हो? बताओ बताओ, मैं बताता हूँ। जैसे जो मैं आपके टेस्ट लेता हूँ, तो उस टेस्ट को मैं अपने एक प्रिंटर से निकालता हूँ। उस प्रिंटर के अंदर एक हेड होता है, वो हेड ऐसे ऐसे चलता है तब जाके प्रिंट निकलता है, ठीक है? तो उस हेड की एक कैपेसिटी है, 8,000, 10,000 प्रिंट, 1,00,000 प्रिंट, जो भी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से आगे अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तो पता है क्या होगा? प्रिंट खराब निकलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इतनी कैपेसिटी पूरी होने पर वो हेड मुझे चेंज करना पड़ेगा, 5,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर, मोल्ड्स एंड डाइज। हाँ जी, विच कैन नॉट बी यूज वंस टेकन आउट और इट नीड्स टू बी चेंज्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, would cover in accounting standard 2 and would be classified as, मत जाना गहराई में, फैल जाओगे, अदरवाइज इट वुड बी क्लासिफाइड एज फिक्स एसेट्स। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, जब आप इन्हें खरीदेंगे तो क्या होगा? वाह, जब हम इन्हें खरीदेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। एक जोक आ रहा था कि ज्यादा बादाम खाने से क्या होगा? बादाम खत्म हो जाएंगे। वाह, हाँ बताएं जरा, क्या होगा जब आप इन्हें खरीदोगे? तो आप इन्हें किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करोगे? कौन सी एसेट? अभी ऊपर मैंने बताया, अगर ये कौन से वाले हैं, ऐसे वाले हैं जो बार बार चेंज करने पड़ते हैं, तो ये फिर किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? इन्वेंट्री के अंदर आएंगे। और अगर ये ऐसे वाले हैं जो बार बार चेंज नहीं होते, हमने सिर्फ जरूरत के लिए रखे हुए हैं, तो फिर ये किस कैटेगरी में आएंगे? फिक्स। और ये दोनों की दोनों चीजें कहां जाती हैं? एसेट्स के अंदर। क्लियर है मेरी बात? मैं चलूं आगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, पहले जरा इसके अंदर सारे आइटम झांक लो एक बार। एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। कोई भी ऐसा आइटम लगे तो मुझे बताओ। बताएं, कोई आइटम लग रहा है इसके अंदर? नहीं? एडजस्टमेंट पे बात करें, आओ जरा। पहली एडजस्टमेंट सिंपल है, दूसरी पे आ जाओ। स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड, स्टेशनरी अंदर दे कितनी रखी है? कहां पे है? हाँ, अच्छा, अगर ये नहीं होता तो मैं इस पूरी को यहां ले जाता, पर इसने मेरा काम बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 2,000 को पहले यहां लाऊंगा, टू स्टेशनरी 2,000। अब वो क्या कह रहा है, अनयूज्ड कितने की है? 400 की। 1,600 की कहां गई मानसी? 1,600 की यूज हो गई। यूज का मतलब कंज्यूम हो गई, हाँ या ना? तो मैं इस 400 को इसमें से माइनस करूंगा, अनयूज्ड स्टेशनरी, तो यहां कितनी रह गई? और ये 400 कहां चला गया? एसेट्स के अंदर। अगली एडजस्टमेंट, ये रहा, इसका कनेक्शन इसके साथ है। आयरन, आयरन ये कहां जाएगा? पी एंड एल में। कहां?
यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बाय रेंट कितना, क्या कह रहा है, कह रहा है इसके अंदर 100 रुपए का रेंट एडवांस है, तो माइनस अनअर्न्ड रेंट, और ये कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटीज के अंदर। आगे चलते हैं, अगला वाला आसान है, करवाना है क्या बताओ, पक्का नहीं, उससे अगला मेरे को तुम्हारे पे बड़ा डाउट होने लगता है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ये दोनों ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अरे यार तुम मत आया करो प्लीज। हाँ जी, पहले इसके लिए बात करते हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में चलते हैं ज़रा, हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो डेटर्स मिलेंगे, बैड डेट्स हैं, पुराना प्रोविजन, बड़ा कलरफुल है, मैंने आधा नहीं लिखा, जितना था उतना ही होगा ना, दिमाग क्यों नहीं लेके आती है घर से ये, खाली डेटर्स दे रखा है तो फिर तो आसान है यार, फिर क्या है इसमें से, नया प्रोविजन होगा, नया प्रोविजन कितना है, तो इसका 10% 1500, तो वो प्रोविजन यहाँ से बनाना डेटर्स में से, हाँ 1050 माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगी उसका 2%, यहाँ पर प्रोविजन शो होने लगेंगे दोनों, और वहाँ से दोनों माइनस हो जाएंगे। सिंपल है यार, है ही नहीं कुछ बताने के लिए, हट। हाँ तुम्हें भगवान ने दिमाग इतना दिया, इसके ऊपर मुझे बात करनी है आपसे, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपका भेजा आपको अलग अलग बातें बताएगा, ठीक है। सुनो पहले, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 7500, ये यहाँ आया होगा, यानी कि ये लो, ये गोडाउन के अंदर मैंने माल ऑलरेडी रखा हुआ है, ये पिछले साल का है, बहुत है, ऑलरेडी ये माल पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने रास्ते में और माल खरीदा होगा, देखो जरा परचेजेस की वैल्यू देखो कितनी है, परचेजेस की वैल्यू ये रही 36,000। अच्छा, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनपुट, तो यहां पर बेटे एंट्री क्या डाली होगी, परचेज 36,000 से डेबिट हुआ होगा, कुछ यहां पर इनपुट में डेबिट हुआ होगा, आप बता सकते हैं कितना, क्या मैं इसी को लिखूं इनपुट, इसमें आउटपुट तो है ही नहीं, ऐसा क्यों भाई, इनपुट ही इनपुट है, आउटपुट क्यों नहीं, क्या इसकी वैल्यू मैं ये वाली वैल्यू यहां लिख सकता हूं 5,000, बताओ, नहीं लिख सकता, ये जो 5,000 है ना, ये 5,000 यहां लास्ट का है, लास्ट में जो बच रहा है, और यहां इनपुट में क्यों बच रहा है, आपने आउटपुट के पैसे इनपुट से सेट ऑफ करके दे दिए होंगे, तो यहां 5,000 बच रहा है, एंड में बच रहा है, नहीं समझे, तो यहां पर कुछ इनपुट आईजीएसटी डेबिट हुआ होगा, और ये टोटल क्रेडिट हुआ होगा। उसके बाद अच्छा, क्योंकि आपने माल और खरीदा है, तो इसके अंदर माल और बोलो बढ़ गया होगा ना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहां पर जाके थोड़ा सा माल रिटर्न किया है, रिटर्न देखो, परचेज रिटर्न कितनी है, ये रिटर्न आउटवर्ड कितने का रिटर्न है, तो ये आपने यहां लिखा होगा। अच्छा, इसके साथ में जो इनपुट जीएसटी था वो क्या हुआ होगा, कैंसिल हुआ होगा, तो इसमें से थोड़ा सा माल कम हो गया होगा ना, ये माल कम हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं,
फिर हम इससे आगे और बढ़े होंगे, फिर हमने यहां पर थोड़ा सा माल बेचा होगा, बोलते ही नहीं है, एक तो बेचा होगा, चलो देखो कितने का बेचा था हमने, ये रहा 60,000, तो 60,000 का माल आपने बेचा होगा, फिर आपने यहां पर जीएसटी के पैसे भी तो लिए होंगे, तो पैसे अगर मिल गए होंगे तो यहां कैश लिखा गया होगा, नहीं मिले होंगे तो यहां डेटर लिखा गया होगा, तो ये टोटल हमने यहां पर सेल कर दिया 60,000 का। अच्छा, जब आपने माल बेचा होगा तो यहां से माल और कम हो गया होगा, बताओ, बहुत है और कम करूं? बहुत कह रही और कम करो बस, ठीक है ना, एक इमेजिनेशन चलनी चाहिए भाई चीजों की, तभी समझ आएगा। फिर यहां पर आप और आगे बढ़े, तो जो आपने माल बेचा था उसमें से थोड़ा माल, देखो कितने का रिटर्न आया है, 1,000 का रिटर्न आया, तो जो जीएसटी आपने यहां पर लिया था वो भी तो कैंसिल हुआ होगा, तो जब माल वापस आया है तो यहां पर थोड़ा सा माल और बढ़ गया होगा, और बढ़ा दूं, बस आगे चलें। उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, फिर हम इससे और आगे बढ़े होंगे, यहां जाकर साल खत्म नहीं हुआ है, साल खत्म होने से कुछ दिन, आओ जरा देखो क्या हुआ है, अब पढ़ो इसे, कह रहा है स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹4,000 was destroyed by fire on 25th मार्च, तो ये कितने दिन पहले है, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, तो 6 दिन पहले यानी कि 25 मार्च को क्या हुआ, कितने रुपए का माल, 4,000 रुपए, इसी में से तो जला होगा, तो 4,000 रुपए का माल इसमें से 4,000 का माल जल गया। अभी एंट्री डाल लेंगे या डाल लेते हैं, चलो। अच्छा, जो माल जला होगा वो कहां से जला है, इसी में से तो जला होगा, जले हुए माल को लाल कर देते हैं, कैसा लग रहा है ये, सही लग रहा है ना, हाँ चल। अच्छा, जो माल जल गया उसकी एंट्री डलवाओ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, ओए जब माल जो जला है वो खरीदे हुए में से तो जला है, तो उसके बराबर का जीएसटी भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, हाँ, टू इनपुट आईजीएसटी, 4,000 तो इसके अंदर लिखेंगे ना, और जीएसटी के, कह रहा है जो माल जला वो हमने 12% जीएसटी पे खरीदा था, यानी कि 480, तो टोटल हो गया 4,480। नीचे एक लाइन और लिखी है, कह रहा है इसमें से 3,000 रुपए हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, ये नहीं कह रहा मिल गए हैं, क्लेम डाला है ना, मिल जाएंगे, इतना समझ आ रहा है। अच्छा, उसकी जर्नल एंट्री, अब तुम खुद बताओ, सच बताओ तुम्हारा लॉस कितना है, क्या सच में तुम्हारा लॉस 4,480 है? बहन क्या बात कर रही हो बेटा, मेरे को नहीं समझ में आया, 4,000 का तो माल जला। एक बात बताओ, भेजे में थोड़ा सा कैलकुलेशन घुमाओ, इनपुट हमारे लिए क्या होता है? नहीं, इनपुट हमारे लिए एसेट होता है बेटा, और जो आउटपुट होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और जब आपकी एसेट क्रेडिट हो रही है, मतलब आपकी एसेट घट रही है, एसेट का घटना नुकसान होता है, तो बताओ तुम्हारा नुकसान कितना था? 4,000 नहीं था, 4,000 का तो माल ही जल गया, और 480 का जीएसटी भी तो हमारा इनपुट जल गया ना, इनपुट जल गया, इनपुट जला नहीं मतलब इनपुट कैंसिल तो करना पड़ा, तो टोटल नुकसान 4,480 हुआ हमारी नज़र से, पर 3,000 तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं दे दूंगी आपको, तो 1,480 नुकसान ही तो हुआ है। उसकी एंट्री डलवाना इंश्योरेंस वाली, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर लो और इस लॉस को यहां पर क्रेडिट कर लो,
लॉस बाय, मैं 2 लिखना भूल गया हूं इसके अंदर, शट अप। कितना समझ आया? पर पता दिक्कत क्या हुई है, कह रहा है हमने ये दोनों एंट्री डाली नहीं थी, बस अब तो डालेंगे ही, एडजस्ट करनी है ना हमें। अच्छा, फिर यहां पर जो माल कौन सा, पीला वाला, वो पीला वाला माल कितने में वैल्यू हुआ है? 10,000 का वैल्यू हुआ है। तो हम यहां पर जब पहुंचे होंगे, तो जब हमने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया होगा, तो क्या हमने जले हुए माल को भी इंक्लूड किया होगा क्या? नहीं, हम तो फ्रेश माल को ही वैल्यू किए होंगे। नहीं समझे मेरी बात को? आओ जरा एडजस्टमेंट अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले उठाओ इसके अंदर से परचेजेस कितनी है, परचेजेस, तो वो परचेजेस यहां पर आ गई, इसमें से रिटर्न माइनस हो गए, यहां पर सेल्स आ गई, सेल्स रिटर्न माइनस हो गई, ठीक है ना? अप्लाई करो। और ये इनपुट कितने का है? ये इनपुट ईयर के एंड का इनपुट है यहां का, तो इसे यहां पर लिखेंगे हम इनपुट कितना, 5,000। बताओ कैसे अप्लाई करूं मैं? कह रहा है ये जो आग वाग लगी थी ना, ये वाली एंट्रीज हमने डाली नहीं थी उस टाइम पे। हाँ, आप देख रहे हैं आपकी एंट्री में परचेज क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब इसमें से माइनस कर दो लॉस बाय फायर, 4,000 का तो ये माइनस होगा, और इसमें से भी तो माइनस करो लॉस बाय फायर, कितना? तो टोटल लॉस यहां से यहां और वहां से भी यहां, तो यहां आ गया 2 लॉस बाय 4,400। पर क्या सच में लॉस इतना है? इसमें से 3,000 तो मिल जाना है, तो वो माइनस कर दो इंश्योरेंस क्लेम, तो बाहर उतना ही आएगा जितना लॉस है, 1,400, और ये 3,000 मिलने बाकी है ना, इंश्योरेंस क्लेम 3,000 का। समझे कि नहीं समझे? कुछ बच्चे कहते हैं, सुनना उनका नजरिया, कहते हैं यहां पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 10,000 का, कह रहे उसमें से भी तो घटाओ इसे। क्यों घटाऊं? अरे माल तो यहीं जल गया था ना पहले ही, तो जले हुए माल को मैंने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं उसमें क्यों उसको माइनस करूंगा? नहीं समझे? अगर मेरे क्लोजिंग स्टॉक में जला हुआ माल इंक्लूड होता तो मैं उसे हटाता, जब मैंने जले हुए माल को इंक्लूड ही नहीं किया तो मैं उसे हटाऊंगा ही क्यों? अब समझ आई है मंद बुद्धि? और देखो कौन सी एडजस्टमेंट है अगली, बैंक लोन वाला कुछ है। बैंक लोन है कि थे? पता नहीं, खुद ढूंढ लेते हैं, मेरे को बताते ही नहीं है। ये रहा, ये कहाँ जाएगा? हाँ लिख रहा हूं ना, लोन फ्रॉम बैंक 5,000। अच्छा क्या कह रहा है, ये लोन हमने कितने % पे लिया था? यार एक सवाल है, ये लोन लिया कब था? पूरे साल में बाकी नहीं रहा, तो क्या ले लेना, बाकी नहीं रहा। अच्छा अगर आपने ये 5,000 का लोन यहीं ले लिया था और इंटरेस्ट कितना डिसाइड हुआ था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना है? 600। अंदर रिकॉर्ड कितना कर रखा है? ये रिकॉर्डेड है, तो ये 450 का तो यहाँ आएगा ही आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 450। पर दिक्कत ये यहाँ आना कितना चाहिए? तो 150 का क्या है? अच्छा हो सकता है ये 450 के जरूरी पैसे दे दिए हों, कोई सबूत है? दे दिए नहीं दिए? आदित्य कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला इंटरेस्ट दिया या नहीं दिया है? और वो चेक करने के लिए कौन आएगा? इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर आएगा उसको चेक करने। कैसे चेक करके पता लगेगा? कैसे चेक करूं? डॉक्टर बुलाऊं, वो देखेगा? प्रियांशु? यस ही इज राइट। अगर ये इंटरेस्ट आपने दे दिया है तो कैश घट गया होगा, और अगर ये इंटरेस्ट आपने नहीं दिया है अभी तक, ये वाला भी, तो इसी के अंदर 450 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी होता। अभी नहीं है, आप देखो जरा, मैं भी देख लेता हूं। नहीं है, पूरे में कहीं नहीं है।
तो ये 450 रुपये का इंटरेस्ट ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, पे भी कर चुके हैं, तो 450 ये रहा। पर हमें यहाँ 150 लिखना है, ओ 600 लिखना है, तो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो और उसी आउटस्टैंडिंग को यहाँ पर या तो इसके साथ या फिर अलग से लिख दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150, और ये 5000 पूरा बाहर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आई थिंक इसमें इतना ही होगा आज की क्लास में ना। हाँ, अगली क्लास में क्या है इसका मतलब, हाँ अगली क्लास में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, बट सिर्फ अब हमें मेन एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके आगे एडजस्टमेंट सारी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क में मैं एक ही क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ओनली, ठीक है।